सो वेलकम टू रॉयल गिक्स अकेडमी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि होने वाला है इतिहास, हिस्ट्री। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। अगर आप बहुत ध्यान लगा के पढ़ोगे तो आपको बोर बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि जो हिस्ट्री का चैप्टर होता है वो हमें थोड़ा सा क्या लगता है यार, बोर लगता है कि क्या है ये, पता नहीं। तो अगर आप हिस्ट्री को हिस्टोरिकल फॉर्म में पढ़ोगे तो आपको बहुत इजिली क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। जैसे मूवीज देखते हैं तो मूवीज के अंदर भी क्या होता है, स्टोरी वाइज चीजें चल रही होती है, वो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती हैं। तो हिस्ट्री भी आपको इसी तरीके से सेम क्या करनी है, लर्न करनी है, याद करनी है। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम आज बात करेंगे आपके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो इसके अंदर जो वर्ड है आपका राष्ट्रवाद, ये होता क्या है? तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के लिए प्रेम, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद। ठीक है, बहुत सारे हमारे सैनिक बॉर्डर पे क्या कर रहे हैं, हम लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर क्या है, हमारे देश के लिए राष्ट्रवाद है। वो अपने देश से बहुत ज्यादा क्या करते हैं, प्यार करते हैं। वरना जॉब तो और भी फील्ड्स में है, लेकिन इन्हीं फील्ड्स में लोगों को क्यों जाना होता है? ठीक है, क्योंकि क्या होता है, इसमें फेस वैल्यू बहुत अच्छी बनती है हमारी, लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर होता है राष्ट्रीयवाद। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक पे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के फ्रंट पेज पे एक पिक्चर है। ठीक है, जो किसने बनाई है, आपके फ्रेडरिक सरायू ने बनाई है। उस पिक्चर के अंदर हमको बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं। उसमें दिखाया गया है कि बहुत सारी कंट्रीज जो क्या है, लाइन में खड़ी हुई हैं और क्या कर रही है, वन बाय वन आगे जा रही है। ठीक है, वहां पर एक मार्त देवी की क्या है, एक मूर्ति है। ठीक है, उससे जो जो बंदा क्रॉस होगा और उनके हाथ में एक पत्र, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से आजाद पत्र, कि अब आप क्या हो, आजाद हो। अब जो आपकी कंट्री है वो क्या हो चुकी है, गणराज्य बन चुकी है। इस चीज का प्रतीक है। ठीक है, तो हम यही इसमें पढ़ने वाले हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। किसके अंदर, यूरोप की बात हो रही है। तो 19वीं शताब्दी के दौरान, कौन सी, 19वीं शताब्दी, राष्ट्रवाद के विचारों ने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक दुनिया में अनेक परिवर्तन किए। भाई देखो, सिंपल सी चीजें, अगर चीजें नॉर्मल चलती हुई आ रही हैं, ठीक, बट रेंडमली कोई अलग सी विचारधारा आपके सामने आ जाए तो भाई बदलाव तो होगा, सिंपल सी बात है। तो यही आपका यूरोप के अंदर भी हुआ। फ्रांस, इसकी राष्ट्रवाद की जो एक तरीके से शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, वो हुई थी फ्रांस से। कहां से हुई थी, फ्रांस से। तो फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, क्रांति हुई और किसका विचार आया, राष्ट्र का। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति, ठीक है, कब हुई है, 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ठीक है, हमें पता था 1789 में क्या हुई है, फ्रांसीसी क्रांति हुई है। फिर फ्रांसीसी क्रांतियों द्वारा, कौन से, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा। देखो, क्रांतिकारी दो तरीके से होता है, एक होता है कि शांत रह गए, आप अपनी बात मनवा रहे हो सामने वाले से, एक होता है खून खराबा करने वाला। ठीक है, तो क्रांतिकारी यही होता है कि खून खराबा करके आप अशांति फैला के क्या कर रहे हो, अपनी बात को मनवा रहे हो। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। ठीक है, तो अगर हम बात करें वो कदम कौन कौन से थे, नया फ्रांसीसी झंडा तैयार किया गया, स्टेट जनरल को चुना गया, उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया, नई स्मृतियां रची गई, शपथ ली गई, केंद्रीयकृत प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली। केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था प्रणाली का मतलब होता है कि आप अपनी गवर्नमेंट को किस हिसाब से चलाओगे। फिर आपका आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। ठीक है, आने और जाने के लिए, मतलब आप क्या कर रहे हो, आपके देश में जो सामान आ रहा है और अपने देश से जो सामान भेज रहे हो, उन पर जो टैक्स लगेगा उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। भार माप की एक समान प्रणाली लागू की गई, इक्वेलिटी आ गई, मतलब बेसिकली फ्रांसीसियों को आम लोगों की भाषा बनाया गया। ठीक है, लोकल लैंग्वेज कौन सी हो गई, फ्रांसीसी। ठीक है, तो यहां से हमें किसके बारे में पता चल रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसके बाद ये सारे चेंजेस वहां पे हुए। नेक्स्ट है आपका नेपोलियन। अब आते हैं जी नेपोलियन जी, कौन आ रहे हैं आपके, नेपोलियन। तो फ्रांस में 1799 से 1815 तक शासन किया, किसने, नेपोलियन ने। 1799 में प्रथम राजदूत बनकर पूर्ण अधिकार प्राप्त किसको मिले, नेपोलियन को। ठीक है, अगर हम बात करें 1804 की नागरिक संहिता, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, अगर हम एग्जाम की नजरों से इसमें देखेंगे तो ये क्वेश्चन आता है कि नागरिक संहिता क्या होती है, नेपोलियन की संहिता क्या होती है। ठीक है, तो कानून के समक्ष बराबरी और समाप्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया,
मतलब ये है कानूनी रूप पर हम सब क्या है, समान है। ठीक है, ये किसने बोला, नेपोलियन ने कराया। शासन में चेंजेस किए, प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आई होप आपको पता होगा सामंती व्यवस्था क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। किसानों को भूदासत्व जागीर शुल्कों से मुक्ति दिला दी गई, मतलब जितने भी टैक्स थे किसानों के ऊपर वो सब हट गए। यातायात संचार प्रणालियों में सुधार किया गया। ठीक है, आने जाने के लिए जो आपकी व्यवस्था थी उसको क्या करा, अच्छा बना दिया। नेपोलियन ने राजनीतिक स्वतंत्रता छीन ली, करों में वृद्धि की और सेंसरशिप लगाई और लोगों को फ्रांसीसी सेना में शामिल होने के लिए क्या करा, मजबूर किया। अब क्या हुआ था कि नेपोलियन ने क्या करा, एक तरीके से उनसे उनकी स्वतंत्रता छीन ली। ये सारी चीजें उसने करी, लेकिन अगर ये हम सबको दे रहा है तो कुछ हमसे ले भी रहा है, लेकिन आप अपनी मर्जी से क्या नहीं कर सकते, चीजों को नहीं कर सकते। और इसमें जबरदस्ती क्या करा, फ्रांसीसी सेना के अंदर लोगों को भर्ती करवाया। ठीक है भाई, तो हम बात कर रहे थे यूरोप में राष्ट्रीयवाद का निर्माण। ठीक है, तो सामूहिक पहचान, सामान्य संस्कृति नहीं होने के कारण कोई भी राष्ट्रीय राज्य यूरोप में नहीं थे। ठीक है, कि ऐसा नहीं था कि सभी को समान पहचान मिल रही हो, समान संस्कृति हो, ऐसा नहीं था। अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अक्सर अलग अलग भाषाएं बोलते थे। कॉमन सी चीज है ना भाई, आप अलग अलग क्षेत्र में रह रहे हो, आपकी लैंग्वेजेस अलग अलग है, तो आप बोलोगे भी नहीं कोई। उदाहरण, हंगरी की आधी आबादी मेग्यार भाषा बोलती थी, जबकि बाकी आधी आबादी दूसरी भाषाओं की भाषा बोलते थे। गालिसिया के कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे। सबके अलग अलग लैंग्वेज, सब लगे पड़े अपने अलग अलग लैंग्वेज से। ठीक है, फिर है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। ठीक है, कुलीन वर्ग होता है थोड़ा पैसा वैसा वाले होते हैं ना बंदे वो। ठीक है, और नया मध्य वर्ग कौन सा भाई, मिडिल क्लास लोग जो अभी अभी डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, वो डेवलप कैसे हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी अभी एजुकेशन लेनी शुरू कर दी है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे लिखोगे तो आप क्या करोगे, डेवलपमेंट की तरफ जाओगे। तो सेम प्रोसेस किसका था, नया मध्य वर्ग का। तो हम पहला करेंगे इसके अंदर डिस्कस कुलीन वर्ग। सामाजिक राजनीतिक रूप से भूमि का मालिक। ठीक है, कौन होगा, कुलीन वर्ग के लोग होंगे। आपस में विवाहित संबंधों से जुड़ा हुआ था और बोलचाल में फ्रेंच भाषा प्रयोग करते थे। कौन सी भाषा का यूज करते थे, फ्रेंच भाषा का। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से ये समूह छोटा था, मतलब ये बहुसंख्यक था। एक होता है सॉरी अल्पसंख्यक था। ठीक है, संख्या की दृष्टि से कैसा था, ये छोटा था। फिर आपका किसान, एक मिनट, फिर आपका किसान। ठीक है, अधिकांश जनसंख्या किसान की कैसी थी, अधिकांश जनसंख्या। हमें पता है पैसे वाले लोग सिर्फ कम ही होते हैं और गरीब लोग ज्यादा होते हैं, तो यही चीज थी कि जो किसान था वो अधिकांश जनसंख्या वाला था और कुलीन वर्ग में जो संख्या कम थी। मध्य वर्ग, कस्बों के विकास, वाणिज्य वर्गों के उदय के साथ ही नया सामाजिक वर्ग उभरा। शिक्षित उदारवादी मध्य वर्ग के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचारों को लोकप्रियता मिली। इन लोगों के बीच ही क्या मिली, राष्ट्रवाद को लोकप्रियता मिली। फिर उदारवाद राष्ट्रवाद के क्या मायने थे, किसके बताने आपको, उदारवाद और राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो उदारवाद व्यक्ति की आजादी कानून के समक्ष बराबरी लिए खड़ा था। कौन, उदारवाद। ठीक है, उदारवाद के जो व्यक्ति थे वो क्या बोलते थे कि भाई इक्वालिटी चाहिए, हमें क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। निरंकुश शासन, निरंकुश का मतलब होता है जिसपे हम शासन नहीं कर सकते। निरंकुश शासन, पादरी वर्ग, विशेष अधिकारों की समाप्ति। ठीक है, पादरी वर्ग कौन होते हैं, जो चर्च के अंदर होते हैं ना, जो वहां के फादर होते हैं उनको पादरी बोलते हैं। संसद के मध्य में एक संविधान, प्रतिनिधित्व सरकार। प्रतिनिधित्व सरकार का मतलब है जो वोट देकर और चुनकर के आएगी, शासन में आएगी, उसको प्रतिनिधित्व सरकार बोलते हैं। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, उदारवाद आपका बाजारों की मुक्ति, चीजें पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करने के पक्ष में था। कौन, उदारवाद। ठीक है, एक सीमा शुल्क संघ ने टैरिफ बाधाओं को समाप्त कर दिया, मुद्राओं की संख्या को दो तक कम कर दिया और गतिशील को प्रोत्साहित करने के लिए रेल नेटवर्क को बढ़ावा दिया। मतलब क्या था इसके अंदर कि पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे मान के चलो आपका इंडिया है, क्या है आपका इंडिया। अब इंडिया में राज्य हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 7 राज्य हैं इंडिया में, है ना, फॉर एग्जाम्पल है, नहीं ऐसे 7 मान लो। तो अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, मान लो ये दिल्ली है, मान लो ये यूपी है,
तो आपकी करेंसी अलग और इनकी करेंसी अलग, आपको यहाँ जाने के लिए करेंसी चेंज करवानी पड़ेगी। तो इस तरीके की करेंसी हुआ करती थी, ठीक है, जिसको घटा के कितना कर दिया, 2 तक कम कर दिया, ठीक है भाई। फिर आपका 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी लोग होते हैं ना, हमारे दादा दादी होती हैं, पुराने जमाने के लोग, उनको रूढ़िवादी बोलते हैं भाई। उनकी जो मेंटेलिटी होती है वो कैसी होती है, थोड़ी सी पुरानी होती है, ठीक है। लेकिन ये बदलाव चाहते हैं, लेकिन बहुत बाद में जाके एक्सेप्ट कर पाते हैं कि हाँ भाई अब बदलाव जरूरी है। तो नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से ये मान लिया गया कि राज्य समाज के स्थायी संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम है, ठीक है। मान ले कि जो नेपोलियन कर रहा है वो राज्य के लिए क्या है, अच्छा है। वियना की संधि, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फ्रांस में बूर्बो राजवंश को बहाल कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके, ठीक है। जैसे मान के चलो ये आपका फ्रांस है, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, एक तरीके से बैन लगा देगा कि अब फ्रांस इससे आगे अपना विस्तार नहीं कर सकता। जर्मन परिसंघ को बरकरार रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य है नेपोलियन द्वारा बर्खास्त किए गए राजतंत्र को बहाल करना था, ठीक है। मतलब जो राजतंत्र किसने खत्म किया था, नेपोलियन ने, उसके लिए बनाया गया था ये। फिर आता है आपका क्रांतिकारी। वियना कांग्रेस के बाद स्थापित किए गए राजतांत्रिक रूप का विरोध करना स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए प्रतिबद्धता था, ठीक है। सबसे पहले क्रांतिकारी जो है आपका जूसेफी मैथ्सिन, ठीक है। अगर हम बात करें 1807 में जेनोवा में पैदा हुए, ठीक है। कहाँ हुए, जेनोवा में। कार्बोनारी को गुप्त संगठन का सदस्य है, ये थे, मतलब सदस्य कहाँ के थे ये, कार्बोनारी के, ठीक है। मर्सई में युवा इटली एवं बर्नन में यंग यूरोपी की स्थापना की इन्होंने। एक गणतंत्र राष्ट्र के रूप में इटली के एकीकरण पर विश्वास किया। फिर है आपका क्रांतिकारियों की आयु 1830 टू 1848। तो फ्रांस में जुलाई 1830 में बूर्बो राजाओं को उखाड़ फेंका गया और एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। फिर से क्या आ गया, राजतंत्र आ गया। पहले राजतंत्र, फिर राजतंत्र के बाद लोकतंत्र, फिर लोकतंत्र हटा के फिर राजतंत्र, ये प्रोसेस चल रहा है। तो बेल्जियम नीदरलैंड के संयुक्त राज्यों से अलग हो गया, ठीक है। किससे हो गया, बेल्जियम और संयुक्त राज्यों से। 15वीं शताब्दी के बाद से ग्रीस, जो ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, आजादी के लिए संघर्ष आरंभ कर दिया। इसने भी कर दिया भाई, हमें भी आजादी चाहिए। कुस्तुतोनिया की संधि 1832 में ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी, इसको कुस्तुतोनिया को, ठीक है। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना, एक सांस्कृतिक आंदोलन जिसमें राष्ट्रीयवाद भावना के विशेष रूप को विकसित की जिसमें तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडल की आलोचना की। उसकी जगह भावनाएं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवाद भावनाओं पर जोर दिया गया। जर्मन दार्शनिक योहान कार्टफील्ड ने लोकगीत, लोक कविता, लोक नृत्य के माध्यम से आम लोगों के बीच जर्मन संस्कृति को जगाने की कोशिश की, ठीक है। मतलब अपनी कंट्री का डांस किया, एक तरीके से गीत गाया, ताकि लोग क्या हो, उनकी कंट्री की तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। फिर है आपका भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। तो हम बात करने वाले थे इसमें भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह, ठीक है। तो अधिकांश देशों में उपलब्ध रोजगार की तुलना में नौकरियां ढूंढने वाले अधिक थे, ठीक है। लोग जो थे वो क्या थे, बहुत ज्यादा थे, जो क्या ढूंढ रहे थे, नौकरी। ग्रामीण इलाकों की अतिरिक्त आबादी शहर जाकर भीड़ भाड़ वाले गरीब बस्तियों में रहने लग गई, ठीक है। लोग कहाँ रह रहे थे, बस्तियों में रह रहे थे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था इतना कि वो क्या कर सकते थे भाई, बहुत अच्छे एक तरह से इन्वायरमेंट में रह सकते थे। पैसा उन पे था नहीं, वो काम ढूंढने आए थे, तो वो कहाँ रहेंगे, बस्तियों में ही रहेंगे। खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ने या फसल के खराब होने के कारण शहर गांव में व्यापक गरीबी फैल जाती है भाई। उस टाइम पे खाद्य क्या हो गई, खराब हो गई, ठीक है। और जो कीमतें थी वो सब इंक्रीज हो रही हैं। तो भाई बंदा कमाएगा क्या जब उसके पास नौकरी ही नहीं है, पैसे आने का साधन ही नहीं है। खाना जरूरी है, लेकिन जिसकी कीमत बढ़ चुकी है तो बंदा क्या करेगा, ठीक। तो वर्ष 1848 में पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए और लुई फिलिप्स को
भागने पर मजबूर किया। अंततः नेशनल असेंबली ने पेरिस को एक गणराज्य घोषित कर दिया। ठीक है। 1845 में सिलेरिया में बुनकरों ने ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अब सब क्या हो चुके थे, एक चीज होती है ना कि कहीं चिंगारी लग रही है तो उस चिंगारी की जब आग भड़कती है तो वो जगह जगह चिंगारी जाती है। तो सेम प्रोसेस यहाँ था। फ्रांस के अंदर जब लोगों ने अपने लिए स्टैंड लिया तो विश्व में सबको लगा कि भाई हम भी अपने लिए क्या कर सकते हैं, स्टैंड ले सकते हैं। तो वही प्रोसेस किया। 1848 में उदारवादी की क्रांति। अब उदारवादियों ने भी क्या करा है, क्रांति की है। क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे, शिक्षित मध्य वर्ग ने किया। इन्होंने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ दिया। इसको राष्ट्रीय एकता के साथ जोड़ दिया। फैक्टरेट संसद 1848 को राजनीतिक संगठन ने 831 निर्वाचित सदस्यों ने फैक्टरेट संसद की बैठक सेंट पॉल के चर्च में आयोजित किया और जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया, इसे स्ट्रक्चर तैयार किया। यह प्रेशिया के राजा द्वारा अस्वीकार किया गया। प्रेशिया के राजा ने इसको क्या कर दिया, अस्वीकार। और वही संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया क्योंकि ग्रामीण मजदूर महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया गया था। इन्होंने निरंकुश राजतंत्र में कुछ बदलाव लाने के लिए मजबूर किया। बुधास्वत बंधुता श्रम को समाप्त कर दिया गया और हंगरी को अत्यधिक स्वामित्वता दी गई। एक बुधास्वत का मतलब एक तरीके से मजदूर होता है, बंधुता का मतलब होता है ना कि हमने किसी को कर्ज दिया और वो वापस नहीं दे पाया तो हमने उसको अपना गुलाम बना लिया। ठीक है, उसी के टाइप्स हैं। तो चैप्टर होता है आपका यही खत्म। ठीक है, अगर इस चैप्टर के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कुछ टॉपिक क्लियर ना हुआ हो, ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्या कर सकें, उन कमियों पर बात कर सकें। ठीक है, कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना